इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 आर्थिक विकास की समझ, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं मुद्रा और साख। मुद्रा का मतलब हो गया रुपया पैसा और साख का मतलब हो गया मर्यादा चाहे प्रतिष्ठा। तो मुद्रा की मर्यादा और मुद्रा के ताकत के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा विनिमय का एक साधन है, मतलब मुद्रा एक व्यापार का साधन है, लेन देन का साधन है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने चारों तरफ देखिए, ठीक है, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि सब लेन देन सौदा जो भी हो रहा है मुद्रा के वजह से ही हो रहा है। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये मैसेज कर देना कमेंट में आप, ठीक है। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। ये तो लाजमी है कि पैसा देकर बेची और खरीदी जाती है, लेकिन ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती है। पैसा दे दो, हम आपको सेवाएं देंगे, ठीक है। जैसे में हमारे एक मकान मालिक थे, तो उनको हम लोग कभी उनको पैसा की जरूरत था तो हम लोग एक बार दे देते थे, ठीक है। अब जो किराया होता था, किराया में सद ज्यादा था, तो भैया ठीक है इतना दिन दे दीजिए, किराया मत दीजिएगा। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त, जब लेन देन होता है तो मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। मतलब पैसा वैसा लेने का काम नहीं हो, हम काम कर देते हैं, बाद में आप पैसा दे दीजिएगा, बस यही चलता है। ये देखो जूते वाला बैठा है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूता दूंगा, और गेहूं वाला बोल रहा है मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ठीक है। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मिट्टी वाला बोल रहा है। तो सबका बात अलग अलग था। इसके लिए सरकार क्या की? क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी, जो भी खरीदारी होती है, मुद्रा के जरिए क्यों होती है? पैसे के द्वारा हम क्यों सब कुछ खरीद सकते हैं? कारण बहुत सरल है, साफ है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, पैसा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। ये आम बात हो गई। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, ठीक है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरतों की चीज खरीदने के लिए करता है। जो जरूरत हो उसको खरीद लेता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूता के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। यही नियम बना दिया गया है। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए हुए जूता खरीदेगा तो कुछ खरीदे तो, यहाँ पर दिया गया है। जरा सोचिए कि जूता निर्माता जो जूता बना रहा है, यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए, बिना पैसा का इस्तेमाल किए हुए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है, तो उसे कितनी कठिनाई होगी। मतलब गेहूं के बदले जूता दे रहा है तो कितनी कठिनाई उसको होगी। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसानों को खोजना पड़ेगा जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे के चीजों से खरीदने और बेचने के लिए तैयार हों। अब देखो, जिसको गेहूं के तौर पे जूता चाहिए वही ना लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो कहां से लेगा। इसी के वजह से मुद्रा चलाना जरूरी था। इसे अस्वैधताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मतलब ये एक तरीके से हो जाएगा, कंफ्यूजन वाला चीज हो जाएगा, जिसमें झोल मोल बहुत ज्यादा हो सकता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, कोई भी वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखे चाहे रखता हो, तब हो सकता था व्यापार। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, पहले होता था अब नहीं होता है, वह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। मतलब किसी भी आवश्यकता को दोहराया यहाँ पर जाया जा सकता है। इस तरह देखो, ऊपर वाले में यहाँ पर जो बोल्ड किया है, यहाँ पर वो हटा दिया, इसलिए आवश्यकताओं यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा था। अब समझ में आ गया, यहाँ पर गलत लिखा है।
एक वही लाइन यहाँ पर लिखा है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसलिए कहा दिया गया कि भैया आप पैसा से बेचो और पैसा से खरीदो। इसकी तुलना में ऐसे अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, जहां पर मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्तीय भूमिका प्रदान करती है और बीच का काम करता है तो मुद्रा ही करता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। मुद्रा आवश्यकता के बीच में जो दोहरा संयोग बनता है उसको खत्म कर देती है। कि लेन देन हिसाब किताब सब खत्म, पैसा से बेचो और पैसा देकर किसी से खरीदो। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसानों को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। ये जरूरत ही नहीं हो जाता है। ये देखो 20 का नोट है और 5 का नोट है, उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है, केवल खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो, जूते को मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु भी खरीद सकता है, बैंक में जमा भी कर सकता है, चाहे किसी को दान भी कर सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया के माध्यमस्थ का काम करती है। मुद्रा क्या करता है? व्यापार के बीच में संबंध का काम करती है। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है, इसे व्यापार का माध्यम कहा जाता है। चलो आओ इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है, ठीक है। मुद्रा की वजह से वस्तु बेचने खरीदने में सहूलियत कैसे होती है, ये बताने का है। क्या 2 नंबर, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अयादगी अयादगी जो मतलब पैसा हमको मिलता है, अयादगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है। अब देखो कहीं पे आप काम कर रहे हो तो वहां का मालिक क्या देगा? मजदूर हो तो बोलेगा ठीक है आप दिन भर इतना काम किए, एगो सीमेंट ले जाओ, इतना ईटा ले जाओ, इतना बालू ले जाओ, इतना गिट्टी ले जाओ। कहां से ले जाओगे? उतना उठाने में खुद उठ जाओगे। इसलिए मुद्रा जरूरी है भैया, मुद्रा जरूरी है। ये देखो इतना दूर का, मैं आपको रेक्टेंगल करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? रेक्टेंगल करके दिखाऊंगा। ये देख लो, ये क्या लिख रहा है? प्रारंभिक आहत सिक्के हैं, ये लगभग 2500 वर्ष पुराने, करीबन 2500 साल पहले का सिक्का है ये, ठीक है। ऐसा होता था। ये कितना रुपया है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं गया है कितना रुपया है। पहले पता नहीं क्या चीज का था, ये भी नहीं मालूम किया जा सकता है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के हैं, आज से 1000 साल पहले का सिक्का। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा एडवेंचर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। अब उसके नीचे आते हैं, ये दोनों गुप्त साम्राज्य का है, ऊपर वाला नीचे वाला। अब आते हैं यहां से हम, तो ये जानेंगे तगलक के सिक्के। ये मुसलमानी सिक्का है, जब मुसलमान हिंदुस्तान में आना शुरू कर दिए तब, ठीक है। उसके बाद से ये देख लो, ये अकबर का सिक्का है। किस चीज का सिक्का है? ये अकबर का सिक्का है। अकबर के राज्य में ऐसा ही चलता था। ये आधुनिक सिक्का है जो हम लोग के राज्य में चलता है। कहाँ पे चलता है? ये हम लोग के राज्य में चलता है। कहीं भी आप 1 रुपए का सिक्का दो, एक टॉफी जरूर मिल जाएगा, बाकी कुछ मिले चाहे ना मिले वो अलग बात हो जाती है। चलिए इसके आगे हम जानते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, व्यापार का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जैसा आपको मैंने बताया है, ठीक है। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से, बहुत शुरुआती काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। किस चीज का? किसी भी, यहाँ पर देखो क्या है, भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल, मतलब आपको चाहिए तुम इतना मेरा सामान ले लो, नहीं तो ये मेरा गाय ले जाओ, बस हो गया, पैसा का इस्तेमाल खत्म। यही मुद्रा था पहले। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसे धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। सोना, चांदी, तांबा, ये 3 चीज चला, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। अब देखो सोना का तो लूट लिया गया, बात खत्म। चांदी के बाद तांबा,
चांदी का सिक्का बनता था कब? आजादी से पहले, जब अंग्रेज था सब उसके भी पहले, मतलब करीबन आजादी तक चांदी का सिक्का चला है। ठीक है, उसके बाद आया है तांबा का सिक्का। आज देखोगे 5 का जो सिक्का होता है वो क्या सिक्का होता है? तांबा का होता है, इसलिए उसका भी चलन है भैया। आप तो पिछली सदी मतलब 100 साल पहले तक चला है सोना चांदी तांबा, उसके बाद सब बंद हो गया है। अब आ जाता है करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। आज के आधुनिक दुनिया में नोट, कागज के नोट और सिक्का चलता है बस। वे चीज जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहु मूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। आज के जो सिक्का है सोना, चांदी, तांबा से नहीं बनी है। अनाज और पशु की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। पशु और अनाज के जैसे भी रोजमर्रा का जो चीज होता है वैसे भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है और ऐसा कोई अपना इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ, ये होता है कि हम 2 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया के तुम 2 सिक्का दे दो, काम खत्म। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाए, और फिर भी इसको विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाए, मान लिया जाए, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार ऐसे प्राधिकृत करती है। अब देखो यहाँ पर प्राधिकृत मतलब बताते हैं। ऐसा विनिमय इसलिए जरूरी है, माध्यम जरूरी है कि इसके वजह से सरकार देश में एक तरह से व्यापक समानता लाती है, जिसके वजह से हर रुपए का मुद्रा, आप 2 रुपए का सिक्का भी लेकर जाते हो कार के कंपनी में तो उनको कार देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय सरकार के तरफ से करेंसी नोट जारी करता है और भारत कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। मतलब यहाँ पर दिया गया है किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं दिया है, केवल कानून के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक उसी के अंतर्गत सब चीज होता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के आदेश मानता है बस, उसके अलावा वो किसी के बात नहीं मानता है और मुद्रा को दूसरा कोई प्रकाशित नहीं कर सकता उनके अलावा। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। अब देखो कानून बोलता है कि कानून के तरफ से ही व्यापार करने के लिए आप ऐसे सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं रुपए का, जिससे भारत में सौदों में आयातित के लिए मना नहीं किया जा सकता और इन सारे पैसों का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में आयातित को स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति एक तरह से क्या नहीं कर सकता है, इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा गया है भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में आयातित को अस्वीकार नहीं कर सकता है, मतलब उसको नहीं माने ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। रुपये को अच्छे तौर से व्यापार का माध्यम के रूप में रुपए को, सिक्के को लागू और स्वीकार भी किया गया है। अब देखते हैं बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। लोग मुद्रा बैंकों में एक तरह से थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं कि आप रखो, जरूरत पड़ेगा तब निकाल लेंगे। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, तो उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होती है, और जो ये लोग महीना के लास्ट में लेते हैं तो उन लोगों को नगद मिलता है, डायरेक्ट अकाउंट में मिलता है, ठीक है, नहीं तो नगद मिलेगा। अब देखते हैं लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं। ये जो नगद मिलता है उसका लोग क्या करते हैं,
वे इसे बैंकों में अपने नाम पर खाता खोलकर जमा करते हैं और बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। मतलब 3% 2.5% आपको कमीशन भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपका पैसा कहीं और वो लगाते हैं, इसलिए देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। मतलब आपको थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। बैंकों से जब चाहिए उतना आप धन निकाल सकते हैं। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है और बैंक में जो पैसा जमा किए हैं उसको मांग के जरिए निकाला जा सकता है। एक फॉर्म भर के देना पड़ता है और आपका पैसा आपके पास चला आता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है और इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। इसी को बोलते हैं पर्सनल बैंक और कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो पर्सनल बैंक जो होता है, पर्सनल अकाउंट, इसमें से आपको 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करने का ऑर्डर अभी है। और जब आप कमर्शियल अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो करेंट अकाउंट में आप कितना भी रुपया रख सकते हैं क्योंकि उसका हिसाब किताब दे रहे हैं और जितना चाहे उतना आप शेयर कर सकते हैं एक बार में। ये सब मायने रखता है इसमें। ये देखो 5 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, गांधी जी का चश्मा के साथ। ये 25 रुपए का सिक्का भी उस समय चला था। सॉरी, ये 25 पैसा है, 1985 का सिक्का है। ये कब का? 1985। और ये 25 पैसा का सिक्का बनाने के लिए हमें 30 पैसा खर्चा करना पड़ता था। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा होती है। जो मांग जमा है एक नया ही सुविधा है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम, मतलब मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। मतलब मुद्रा सुविधा किस लिए, मुद्रा का सुविधा कैसे काम करता है? जब आप व्यापार आसानी से कर पाते इसलिए करता है क्योंकि व्यापार करने का माध्यम है ना, महत्वपूर्ण माध्यम है ये। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। नगद के बदले चेक से भुगतान करना। चेक नीचे मैं दिखाता हूं। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। मतलब जितना पैसा है उससे कम पैसा के लिए चेक काटता है, चाहे जितना है उतना निकाल सकता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। चेक मतलब क्या होता है? चेक हो गया कि आपके द्वारा दिया गया पैसा जिसको अभी आप देते हो तो उसको भुगतान दे दिया जाता है। यहाँ पे लिखा जा रहा है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, जो व्यक्ति चेक देगा उसके खाते से चेक पर लिखे नाम, जिस चेक पर जो नाम लिखा है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम, उसी व्यक्ति को एक खास रकम, मतलब जितना लिखा है उतना रकम दे देता है, दे देने का आदेश देता है, उसी का नाम चेक है। तो भैया इतना रुपया इस आदमी को दे दो हमारे अकाउंट से काटकर, जिसको चेक बोलते हैं। चेक द्वारा भुगतान देखिए यहाँ पर क्या होता है, लिखा गया है जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाते हैं। ये लेने देने जो लेन देन होता है, लेन देन बिना नगद की आयादित के रूप में होता है। मतलब इसमें कोई लेन देन नहीं है, सीधा है कि उसके बैंक से निकालकर आपके बैंक में पहुंचा दिया जाएगा। ये देखो ये चेक किसी प्रेम कुमार के नाम पर काटा गया है। ठीक है, कितना? 57,000 वर्ली, 57,000 मात्र। ये अकाउंट नंबर है, भारतीय स्टेट बैंक लिखा गया है, पिन कोड सब दिल्ली का है। इधर सिग्नेचर होता है, ये आपका सब बारकोड लिखल है। एक सिग्नेचर आप पीछे करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करवा सकते हैं। और ये चेक जब भी कोई जमा करेगा तो चेक वाले के पास फोन जाएगा, फोन पर बोलेगा कि हाँ भैया पैसा दे दो, तो पैसा बैंक दे देगी। ये देखो दिनांक 10/6/2016 को ये चेक काटा गया है। ठीक है, दिनांक सही डालना पड़ता है क्योंकि जिस दिन का डेट है उसके दिन ही, उसी दिन आप पैसा निकाल सकते हैं, नहीं तो अगले दिन
नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा में मुद्रा के बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चेक के वजह से बिना भुगतान किए किसी को पैसा देना आसान हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं को, जो बैंक होते हैं, मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है? भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। चेक को भी मुद्रा समझा जाता है। हमारे पास चेक है, हमारे पास थोड़ा यूनिक ही चेक है, और हमको जब भी अमाउंट किसी को देना है तो उसका नाम लिख देंगे, कितना रुपया, डेट लिख देंगे, अपना सिग्नेचर करके उसको दे देंगे, बस काम खत्म। वो जाकर अपना पैसा निकाल लेगा। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। ये जो बैंक की भूमिका था, इसको याद करना पड़ेगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। अब देखो, बैंकों के लिए इन जमा के बदले, ये जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके बदले मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। इसमें है कि कोई जमा नहीं कर, पैसा आपसे नहीं लेगा। आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन वो चेक खराब हो जाएगा, उसके बाद से उसको फाड़ दिया जाएगा। भुगतान नहीं होगा। उसका पैसा निकालना चाहते तो निकल जाता है, अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन बैंक वाले आपसे पैसा नहीं लेंगे उसके बदले में। यहाँ भैया आपको इतना पैसा दिए, इतना हमारा कमीशन बना दो, ये सब नहीं चलता है। अब मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक। अब देखो यहाँ पे है क्या, मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली, जो बैंक का कार्यक्रम है, कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और ये बैंक जमाकर्ता जो होते हैं, चाहे पैसा होता है, ये बैंक से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। पैसा बैंक से बहुत करीबी संबंध रखता है। ये देख लो, ये चेक कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड लग रहा है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वही हो सकते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एक ही होता है। डेबिट कार्ड को ही, चाहे किसी भी कार्ड, जो एटीएम में कार्ड लग जाए, एटीएम कार्ड। सिंपल, समझ गए? बस इतना याद रखो। आओ इन पर विचार करें। अरे आप लोगों को एटीएम और केटीएम के बारे में बताना जरूरी थोड़े है, आप सब जानते हो। 10th क्लास में रहने वाला एटीएम और केटीएम नहीं जाने, हो सकता है। आओ इन पर विचार करते हैं। एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपया नगद निकालना चाहते हैं। इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे? अब जिनको लिखने नहीं आएगा वो चेक कैसे लिखेंगे? सही उत्तर पर निशान लगाना है। सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद क्या होता है? अब यहाँ पर होता है कि सलीम किसी को पैसा दे रहा है तो उसके अकाउंट में से पैसा कम हो जाएगा और जिसको देगा उसके में बढ़ जाएगा। यहाँ पर होगा सलीम के बैंक से पैसा कम हो जाता है, घट जाता है और जाकर उसके में शेष बढ़ जाता है। इसका ख नंबर आंसर होगा, ठीक है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? मांग जमा जो होता है उसको मुद्रा क्यों समझा जाता है, ये बात है। तो बैंकों में आप जो भी जमा करते हो, जब भी चाहो जब भी निकाल सकते हो, उसके बारे में मैंने ऊपर बताया ना, उसी का आंसर यहाँ पर लिखना है। वही आंसर आपको यहाँ पर चिपका देना है। आगे पढ़ेंगे दूसरे भाग में बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां। बैंक कर्ज कैसे देती है उसके बारे में जानकारी कुछ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के टीम को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।